Hey, welcome back everybody in this video. Today I will talk about the MCQs from the chapter learning. These are basic MCQ, and if you are from the initial stage in psychology, so you can watch this video. इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं so that you can learn MCQs and it is important for your examinations like BA entrance, MA entrance, and AVGC and other psychology competition exam. So let's start. The first question is your on the screen. The unconditioned reflex is. This is the question. The unconditioned reflex is. हम जब भी अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो उस टाइम पे ये कॉमन वर्ड हमको मिलते हैं और बेसिकली ये कॉमन वर्ड्स ही हमारी नॉलेज के लिए बेस बनते हैं साइकोलॉजी में। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है। सो हमें समझना है कि पहले रिफ्लेक्स क्या है। रिफ्लेक्स इज अ सिंपल रिस्पॉन्स, हमारा जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ द रिफ्लेक्स। अब ये अनकंडीशनड भी हो सकता है और कंडीशनड भी हो सकता है। तो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स का मतलब होगा जहाँ पे कोई कंडीशनिंग अप्लाई ना हो, मतलब कि वो नेचुरल हो। तो हम देखेंगे कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट, अ काइंड ऑफ बिहेवियर एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस। अब देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि अ काइंड ऑफ बिहेवियर एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस, जहाँ पर एक्सपीरियंस से कोई चीज़ एक्वायर की गई हो तो वो अनकंडीशनड नहीं हो सकती ना, क्योंकि एक्वायर्ड बाय एक्सपीरियंस वाली बात है तो वो कंडीशनिंग में आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट आंसर। ऑलवेज एसोसिएटेड विथ वॉल्यूंटरी बिहेवियर, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अनकंडीशनल रिफ्लेक्स वॉल्यूंटरी बिहेवियर से एसोसिएट हो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अ लर्नड रिस्पॉन्स पैटर्न, अभी मैंने बोला था कि अनकंडीशनड है मतलब नेचुरल है, उसमें लर्निंग की बात नहीं है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। नाउ एन इनबॉर्न रिस्पॉन्स पैटर्न, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अनकंडीशनड रिफ्लेक्स इज इनबॉर्न रिस्पॉन्स पैटर्न, मतलब कि ये नेचुरली होता है। एज ए एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे सडनली अगर हमारे सामने कोई चीज़ आ जाती है तो हमारी जो आइज़ होती हैं वो ब्लिंक हो जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे डॉग होता है, डॉग के सामने जब फूड आता है तो ऑटोमेटिकली डॉग सेलिवेट करना शुरू कर देता है। तो दिस इज समथिंग नेचुरल एंड अनकंडीशनड। सो अनकंडीशनड रिफ्लेक्स इज एन इनबॉर्न रिस्पॉन्स पैटर्न, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, what takes place when the conditioned stimulus is presented a number of times without the unconditioned stimulus? In this question it is important कि हम ये समझें कि conditioned stimulus क्या है और unconditioned stimulus क्या है। तो अभी मैंने आपको अनकंडीशनड स्टिमुलस के बारे में बताया था। अनकंडीशनड स्टिमुलस समथिंग इज नेचुरल, जैसे कि डॉग के सामने जब फूड होगा तो वो वो सेलिब्रेट करेगा। तो जो फूड है, फूड नेचुरली डॉग के लिए क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, जो रियलिस्टिक में रिस्पॉन्स को नहीं करवाता है लेकिन हम बार बार अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ में प्रेजेंट करके कंडीशनिंग को प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे वो डॉग का जो पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें जो फूड होता है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है, और जो बैल होती है, बैल क्या होती है, बैल कंडीशनड स्टिमुलस होती है, यानी हम बैल की आवाज़ को कंडीशनड कर देते हैं। ओके, सो इसमें कहा गया है कि व्हाट टेक्स प्लेस व्हेन द कंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट द अनकंडीशनड स्टिमुलस। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप पेवलोव की जो पूरी कहानी है उसको समझिए। पेवलोव की कहानी में हम क्या करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं, पहले सिखाया जाता है। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, कंडीशन को ख़त्म करने वाली बात आती है जिसको हम बेसिकली बोलते हैं एक्सटिंक्शन। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन एक्सटिंक्शन। करेक्ट आंसर क्यों है,
क्योंकि इसमें कहा गया है कि वह कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब कंडीशनड स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं अ नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार कंडीशनड स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं विदाउट द अनकंडीशनड स्टिमुलस। यानी अगर आपने पहले प्रीवियस स्टेज में फूड के साथ में बैल को प्रेजेंट कर करके डॉग को सिखा दिया कि केवल बैल की आवाज़ से सेलिब्रेट करना सिखा दिया, लेकिन आप बाद में आपने क्या किया, आपने बाद में फूड को प्रेजेंट करना बंद कर दिया और केवल आप बैल को ही प्रेजेंट करते रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो कंडीशनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, एक्सटेंट यानी अस्तित्व उसका ख़त्म हो जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही है, ये सीधा सीधा ध्यान रखिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है Thorndike said that when satisfactory results are obtained, there is a tendency to retain what has been learned. He called this tendency the ऑप्शन आगे आपको 4 दिए गए हैं। आपने थॉर्नडाइक का रूल पढ़ा होगा, तो थॉर्नडाइक ने इस बात पर बहुत ही जोर दिया था कि जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं, सेटिस्फैक्टरी होती हैं, जिसमें हम प्लेजर फील करते हैं, उनको हम रिपीट करना चाहते हैं और वो आसानी से हमें याद भी बनी रहती हैं। तो इस टेंडेंसी को थॉर्नडाइक ने क्या कहा था ये बताना है। तो इससे थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट कहा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब है कि इफ़ समथिंग इज गुड फॉर अस, सो हम उन्हें बार बार करना चाहते हैं या फिर हम उनको याद रख पाते हैं। सो दिस इज द इजी क्वेश्चन, दिस इज द लॉ ऑफ इफेक्ट एंड गिवन बाय द थॉर्नडाइक, इससे आप ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेंट बिहेवियर इज करेक्टराइज्ड बाई, पूछा गया है कि ऑपरेंट बिहेवियर इज करेक्टराइज्ड बाई, ऑप्शन ए एक्शंस दैट हैव नो मीनिंग, बी ऑप्शन इट्स एबिलिटी टू बी अफेक्टेड बाई रीइंफोर्समेंट, इट्स कॉन्शियस नेचर, एक्शंस दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए जैसे आप ना क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग दो चीज़ें पढ़ते होंगे, तो मैं सिंपली आपको बता दूं कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की सिंपल सी एक जो खासियत है वो ये है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है ये अनकॉन्शियस बेस्ड होती है, इसमें हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि इसमें हम जो रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, हमें ये पता नहीं होता है। लेकिन जो ऑपरेंट बिहेवियर होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, उसमें हम खुद ही अपने आप को ऑपरेट करते हैं कुछ चीज़ को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए इसको ऑपरेंट बिहेवियर कहा जाता है। सो ऑपरेंट बिहेवियर इज करेक्टराइज्ड बाय एक्शंस दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जहाँ पर आपको कुछ प्राप्त होने वाला है या फिर आपको पता है कि ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, तो आप जो वो बिहेवियर करते हैं वो आपका ऑपरेंट बिहेवियर होता है। तो यानी ऑपरेंट बिहेवियर इज करेक्टराइज्ड बाय एक्शंस दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी जिनके कुछ परिणाम होते हैं, मतलब हम वही काम करेंगे जिसका हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैंने जो आपको बताया कि क्लासिकल कंडीशन अनकॉन्शियसली होती है और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है ये कॉन्शियसली होती है, इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लर्निंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विथ द फ्रेज ग्रेटर रेसिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। सो ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज में जो कहा गया है ग्रेटर रेसिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन, इसका मतलब समझ जाएंगे तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। ग्रेटर रेसिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी चीज़ को एक्सटिंक्ट होने में मुश्किल होती है, कोई चीज़ आसानी से ख़त्म नहीं होगी। तो ये कब होता है, तो इसका सीधा सीधा जो आंसर है दैट इज़ द पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट। द पार्शियल रीइंफोर्समेंट इफेक्ट इसका आंसर है, कैसे है थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हम किसी चीज़ को नहीं भूलते हैं अगर हमें वो चीज़ बार बार हमारे सामने आती रहे, बार बार सामने आती रहे, ठीक। अगर कोई चीज़ रेगुलर आती रहेगी तो नहीं भूलेंगे, या अगर किसी चीज़ को या किसी बिहेवियर को करने के लिए हमें रीइंफोर्स दिया जाए तो भी नहीं भूलते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने चीज़ आना ही बंद हो जाए, रिपीट ना हो, या फिर हमें किसी कार्य के लिए रीइंफोर्समेंट ना मिले तो हम भूल जाते हैं। लेकिन
अगर आपको किसी चीज़ के लिए पार्शियली रीइंफोर्समेंट मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा, एक समय के बाद फिर से रिपीट होने के बाद फिर से मिलता रहे, तो वो चीज़ एक्सटिंक्ट नहीं होती है, यानी ख़त्म नहीं होती है। जैसे पेवलोव वाली कंडीशन में जब डॉग को हम सिखा देते हैं कि वो बैल की आवाज़, यानी बैल की आवाज़ से ही वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है, तो अगर ये हम कंसिस्टेंट बनाए रखेंगे, यानी फूड के साथ हमें बैल की आवाज़ को देते रहेंगे, तो वो नहीं भूलेगा। लेकिन साथ में ही अगर हम फूड को रखना बंद कर दें, केवल बैल की आवाज़ को देते रहें, तो एक समय के बाद बैल की आवाज़ से सेलिब्रेट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसमें पार्शियली रिइंफोर्स करते रहें, बीच बीच में देते रहें, तो वो नहीं भूलेगा। यानी पार्शियली रिइंफोर्समेंट इफेक्ट होता है, वो ग्रेटर रेसिस्टेंस होता है टू एक्सटिंक्शन, यानी चीज़ों को ख़त्म करने में रेसिस्टेंट करता है, यानी भूल नहीं पाता है जो पर्सन होता है वो चीज़ को। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है विसेरियस reinforcement इज characterized by। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन एंड डायरेक्टली बेस्ड ऑन द वोकेबलरी। आप अगर मीनिंग समझते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, विसेरियस reinforcement होता है समथिंग इज द इमेजिनेशन। जो इमेजिनेशन बेस पर हम गुड फील करते रहते हैं, तो ये आपका इमेजिन्ड ग्रेटिफिकेशन आपका करेक्ट आंसर है। हम बस अपने सपनों में, अपने ख्वाबों में ही खोए रहें और किसी चीज़ को प्राप्त कर लें, वाह अच्छा लग रहा है ना। तो दैट इज अ विसेरियस रिइंफोर्समेंट characterized by the imagined gratification. Now the next question number 7th. What did Kohler define as the sudden reorganization of a perceptual field? कोहलर का नाम सुनते हैं आपको याद आता होगा सूझबूझ का सिद्धांत। तो सीधा सीधा आंसर है आपका ऑप्शन सी, इनसाइट। इसमें क्वेश्चन में कहा गया था कोहलर ने क्या डिफाइन किया था, सडन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल फील्ड, यानी आपके परसेप्चुअल फील्ड में जब इनिशियली स्टेज में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, बाद में आप थोड़ा सोच विचार करके निश्चित तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं या किसी काम को कर लेते हैं, तो वो बोलते हैं सूझबूझ का सिद्धांत। यानी आप अपनी सूझबूझ का यूज करके पर्टिकुलर रिजल्ट पर आ जाते हैं। तो ये इंसाइट बेस्ड होता है, हमारी सूझबूझ से ही डेवलप होता है। तो कॉलर का यहाँ पर नाम लिखा है, तो इसके बारे में कॉलर ने बताया था और ये इंसाइट इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लर्निंग सेट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट अंडरलाइंग प्रोसेस। सो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग सेट का मतलब होता है ना कि हम एक के बाद एक चीज़ों को सीखते जाएं। लर्निंग सेट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट अंडरलाइंग प्रोसेस। सो लर्निंग सेट इज एसोसिएटेड विथ लर्निंग टू लर्न। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, लर्निंग सेट इज एसोसिएटेड विथ लर्निंग टू लर्न, यानी सीखे हुए को और सीखना, इस तरह से। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। द यूज ऑफ नेमोनिक डिवाइस इज स्पेशल केस ऑफ। आपने पढ़ा होगा जब हम मेमोरी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो वहाँ पे नेमोनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं। बेसिकली नेमोनिक डिवाइस इज नॉट एनी पर्टिकुलर फिजिकल डिवाइस। ऐसा कोई फिजिकल डिवाइस नहीं होती कि हाथ में पकड़ के चले जाएं। दिस इज द मेथड, दिस इज द प्रोसेस जहाँ पर हम मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम मेमोरी को इम्प्रूव करने के टाइम पर इनकोडिंग का जो प्रोसेस होता है उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, आसानी से चीज़ों को इनकोड कर लेते हैं ताकि हम उन्हें कभी न भूलें। तो द यूज ऑफ नेमोनिक डिवाइस इज स्पेशल केस ऑफ इनकोडिंग, यानी हम स्पेशल तरीके से चीज़ों को इनकोड कर लेते हैं और उन्हें हम नहीं भूलते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ को याद करने के लिए कोई ट्रिक क्रिएट करते हैं, तो आप इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द मेमोरी प्रोसेस ऑफ रिट्राइवल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेमोरी प्रोसेस जो रिट्राइवल होता है उसमें हम उससे नहीं जुड़ा है। रिकॉल, रिकॉग्निशन, रिप्रेशन, ये तीनों ऐसे ऑप्शन हैं जो कि मेमोरी प्रोसेस ऑफ रिट्राइवल से जुड़े हैं, लेकिन कॉग्निटिव इनहिबिशन इससे नहीं जुड़ा है। तो इसका यही आंसर सही है क्योंकि पूछा था इज नॉट एसोसिएटेड।
रिकॉल क्या होता है? रिकॉल मतलब एक आपकी रिट्रीवल यानी मेमोरी को प्रेजेंट में लाने का तरीका है, हम रिकॉल करते हैं चीज़ों को। रिकॉग्निशन कब होता है? जब हमारे सामने कुछ हेल्पफुल स्टिमुलस होते हैं, मतलब कि आपको क्यू दिए जाते हैं सो दैट आप चीज़ों को याद कर पाएँ, जैसे कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और रिप्रेशन क्या होता है? दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको फ्रेड ने दिया था कि हम चीज़ों को जो हमारी बैड ट्रॉमास एक्सपीरियंस होते हैं उनको हम रिप्रेस कर लेते हैं। तो ये आपका भी रिट्रीवल से जुड़ा हुआ है, बट दिस इज नॉट प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल, तो आपका ऑप्शन सी सही है। सो ये इस तरह से आपके साथ मैंने 10 MCQ शेयर किए, होप कि आप इन्हें समझे होंगे। इसके पहले के जो वीडियो आपको मैंने दिए हैं उन्हें भी देखिए, और जो मैंने स्पेशल एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है दैट इज कॉन्सेप्चुअल साइकोलॉजी, आप उसको भी समझिए और अपनी लर्निंग को बढ़ाइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।